हेलो एवरीवन। इंडियन एग्रीकोज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। आपके इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया है और आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हम आपके लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी अपडेट आपको देते रहेंगे। जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और फार्मर्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं, जैसे क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन कैसे होता है, कैसे डिफरेंट क्रॉप्स को हम मैनेज कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे उन जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे हम हमारे इंडियन एग्रीकोज चैनल के थ्रू आपको वीडियो मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। तो आज की जो वीडियो हमने बनाई है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर जितने भी अपडेट्स हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई टू 2021 के। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आसाम के अंदर जो आसाम स्टेट है इंडिया के अंदर, उसमें सबसे पहली फर्स्ट एग्री बिजनेस ग्रोथ लैब सेटअप करना चाह रहा है सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन, जो एंटरप्रेन्योरशिप है। ये एक इंक्यूबेटर सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। और जो आईआईएम है वो एट प्रेजेंट अहमदाबाद में है और इसकी जो पार्टनरशिप है वो है आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के साथ। और अंडर द एजिज ऑफ आसाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज सोसाइटी के अंडर में ये जो एग्री बिजनेस ग्रोथ लैब है इसको सेटअप किया जा रहा है। इस लैब के थ्रू जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उन सभी को सपोर्ट किया जाएगा और उसमें 4 साल में 100 जो एग्री एंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो मेन पोर्शन होगा वो होगा 30% जो वुमेन लीड करेंगी एंटरप्राइजेस को, उनको महत्व दिया जाएगा। और ये जो एंटरप्राइजेस हैं वो रिलेटेड होंगे फार्म इनपुट्स, एग्री प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, एग्री बेस्ड वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, फार्म टू फोर्क, फार्म टू मार्केट कनेक्ट सर्विसेज। तो जितने भी एग्रीकल्चर एग्री एंटरप्राइजेज हैं उनको हेल्प मिल सकती है इस ग्रोथ लैब से जो भी आसाम के अंदर अभी सेट होने वाली है। आसाम का जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा ने एक स्कीम लॉन्च की है टी गार्डनर्स के लिए। वो स्कीम का नाम है आसाम टी इंडस्ट्री स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। और इसका जो मेन एम है वो रहेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स टी एंड स्पेशलिटी टी प्रोडक्शन को एनहांस करना। इस स्कीम के थ्रू कोई भी जो टी गार्डन लगाएगा उसको 20 लाख रुपीस का लोन मिल सकता है विद 3% इंटरेस्ट के साथ। 3% ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो लोन के अलावा भी सब्सिडी अगर वो लेना चाहता है तो पर केजी उसको 7 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी ऑर्थोडॉक्स एंड स्पेशलिटी टी प्रोडक्शन पे, and 25% subsidy for orthodox and specialty tea यूनिट फॉर प्लांट। और जो मशीनरी सब्जेक्ट्स हैं अगर वो 30 लाख तक के परचेज करते हैं तो। और जो इनका इनकम टैक्स हॉलीडेज होगा वो होगा 3 इयर्स तक। और वहां की जो आसाम की गवर्नमेंट है उनका एक और प्लान है कि वो वर्क करेंगे टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी टी गार्डन्स के लिए। किस जो मिशन है उनका जो जल जीवन मिशन है वो दिसंबर 2024 तक वो इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे। हर एक टी गार्डन जो आसाम में बना हुआ है उसमें टैप वाटर का कनेक्शन वो प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उनका एक प्लान है हर एक टी गार्डन में वो गैस पाइपलाइन कनेक्शन देंगे
ताकि वहां की जो पॉपुलेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन वो एरिया होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो अपर आसाम के एरिया के होंगे, और आसाम की जो गैस कंपनी है उसके थ्रू ये जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या है, जो टी गार्डनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है एक्वा फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, और उस ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, और इसको डेवलप किया है ICRCIF ने, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का। इस टाइम पे वो भुवनेश्वर के अंदर प्रेजेंट है, और इस ऐप को जो फंडिंग सपोर्ट मिलेगा वो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से मिलेगा, और इसको बोला जाता है NFDB। इस टाइम पे ये हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। जो मत्स्य सेतु जो ऐप बनाया गया है उसके अंदर सेल्फ लर्निंग जो ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, मॉड्यूल होंगे, और उनके अंदर एग्रीकल्चर जो एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे जितनी भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट करवाएंगे कि कैसे ब्रीडिंग करवाते हैं, कैसे उनका सीड का प्रोडक्शन करते हैं, और कैसे जो कल्चर है उसको ग्रो करते हैं। जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फिश हैं जैसे कार्प है या कैटफिश है, स्कैम्पी है, म्यूरेल है, एंड ऑर्नामेंटल फिश एंड पर्ल फार्मिंग है। इन सभी के बारे में वो आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, और आपके एक्वाकल्चर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो आप इससे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, फार्मर्स भी इससे ज्यादा जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। NCML, नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड मींस ये एक प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने सोनीपत के अंदर 4 जो फ्लोर का फ्लैट बॉटम सिलो बनाया है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी हर एक फ्लैट की कितनी होगी, 12,500 मिलियन टन की कैपेसिटी का इन्होंने सिलो बनाया है। और उसके अंदर जो मेजर ग्रेन क्रॉप्स हैं उनके ग्रेन ही स्टोर करने के लिए बनाया गया है मेनली। और अगर हम माने तो इसके अंदर व्हीट ग्रेन के अगर ग्रेन स्टोर करने हैं तो 50,000 मिलियन टन तक हम व्हीट ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी इन सिलोज की इन्होंने बनाई है, और इनके अंदर जो इनटेक कैपेसिटी है और डिस्चार्ज जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है। जो इनटेक कैपेसिटी है ऑफ द कन्वेइंग जो सिस्टम है उसकी 150 टन पर आवर्स है, लेकिन जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो है मिनिमम 60 टन पर आवर। ठीक है, और इसके अंदर जो बफर स्टोरेज है, फीडिंग वैगन लोडिंग टावर है, उनके लिए जो अदर सिलोज हैं कैपेसिटी के हैं वो बनाए हैं। जैसे 4,000 मिलियन टन सिलो वो मेनली बफर स्टोरेज एंड फीडिंग वैगन लोडिंग टावर के लिए बनाए हैं, और 30 मिलियन सिलोज जो इसमें से यूज किया गया है वो बैगिंग और स्टोर्ड ग्रेन के लिए। 60 मिलियन टन सिलो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ट्रक लोडिंग के लिए यूज की गई है, एंड 500 मिलियन टन सिलो जो रिसीव करेंगे ग्रेन फ्रॉम द इनटेक होपर्स विच आर कनेक्टेड टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ग्रेन इज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रक, उसके लिए ये फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो ये जो NCML जो प्राइवेट कंपनी है इसने सोनीपत के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, उन्होंने सेकंड एडवांस एस्टिमेट के थ्रू बताया है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हुआ है 329.86 मिलियन टन्स।
जो कि पिछले साल कम हुआ था, और अब की बार जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 2.93%। और प्रोडक्शन किसका ज्यादा हुआ है, इसके अंदर वेजिटेबल्स का, स्पाइसेस का, मेडिसिनल और जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप्स थी उनके प्रोडक्शन की वजह से इतना इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन जो पेंडेमिक था कोविड की वजह से फ्लोरिकल्चर जो सेक्टर है उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, और पिछले साल के कंपैरिजन में उसका प्रोडक्शन 7.17% प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, जो एस्टिमेटेड है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का अब की बार जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 102.76 मिलियन टन्स। लेकिन जो पिछला साल है, पिछले साल में हुआ था इसका प्रोडक्शन 102.08 मिलियन टन्स। लेकिन वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है, और वो इंक्रीज हुआ है 4.42%। अब की साल जो प्रोडक्शन हुआ है वेजिटेबल का वो हुआ है 196.27 मिलियन टन्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर है उस टाइम पे जो प्रोडक्शन हुआ था वेजिटेबल का वो 188.28 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि जो गवर्नमेंट के फार्म रिफॉर्म्स हैं उनका फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। वो उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्टैंडर्ड को भी वो इम्प्रूव करेंगे, और जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर हैं वो उनको बूस्ट करेंगे। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बेस्ड लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म है किसान सारथी, और किसान सारथी में जो उसका बेस है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स को दी जाएंगी, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम प्रोवाइड की जाएंगी किसी भी लैंग्वेज में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए कि इस ऐप के थ्रू वो किसी भी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर किसी भी लैंग्वेज में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो पता चलेगा कि कितने फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी लाइव कॉल्स हुई हैं, कितने मैसेजेस हुए हैं, कितनी एडवाइजरी दी गई हैं, और कितनी एडवाइजरी पेंडिंग में छोड़ी गई हैं। उन सभी की डिटेल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकती हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया के अंदर जो मेजर खरीफ क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है वो किया गया है 1073 लाख हेक्टेयर के अंदर, और इसके अंदर जो मेजर डिक्लाइन किया गया, मतलब जो मेजर क्रॉप्स जो ग्रो नहीं की गई, कम ग्रो की गई हैं, उनमें है पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप, कोर सीरियल्स एंड कॉटन क्रॉप्स। राइस का भी ईयर वाइज ईयर क्या है एरिया कम होता जा रहा है, तो नोटिस किया गया है कि 7% एरिया राइस के अंडर में कम हुआ है। अब की बार जो राइस का कल्टीवेशन हुआ है वो 161.97 लाख हेक्टेयर में हुआ है, और सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हुआ है एमपी के अंदर, यूपी, तेलंगाना, त्रिपुरा, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जो लेस एरिया रिपोर्ट किया गया है उड़ीसा के अंदर सबसे कम कल्टीवेशन हुआ है राइस का, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, आसाम है, हरियाणा है और गुजरात है। लेकिन जो सोइंग है पल्सेस की वो भी 12% उनकी कल्टीवेशन कम हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। विद लार्ज जो फॉल हुआ है, सबसे कम जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है उड़द के अंदर। उड़द के अंदर सबसे कम एरिया अब की बार कल्टीवेशन में लाया गया है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 23% जो एरिया है वो कम हुआ है, और मूंग का जो एरिया कम हुआ है वो हुआ है 20.76%। Sowing of major cereal crop is down by 20.63%। इसमें से जो मेजर सीरियल क्रॉप में है ज्वार, मेज, बाजरा,
और जो ज्वार है, ज्वार का जो एरिया के अंदर रिडक्शन आया है वो है 26%। बाजरा का जो एरिया है वो 40% रिड्यूस हुआ है। मेज का 7.74% लेस एरिया के अंदर कल्टीवेशन हुआ है। ऐसे ही जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है, मेजर ग्राउंडनट एंड सोयाबीन है, और जो डाउन हुआ है एरिया के अंदर वो हुआ है 13.68%। ग्राउंड नट का जो एरिया कम हुआ है वो है 13.25%। सोयाबीन का हुआ है 12%। सबसे ज्यादा एरिया अंडर दी ऑयल सीड क्रॉप रिपोर्ट किया गया है महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर। सबसे कम जो एरिया रिपोर्ट किया गया राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 9.20 लाख हेक्टेयर के अंदर ऑयल सीड क्रॉप को लगाया गया है। गुजरात में 2.12 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर। राजस्थान के अंदर 3.7 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर कल्टीवेशन ऑयल सीड क्रॉप का किया गया है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो क्रीप सोइंग एरिया है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता जा रहा है। वो डिक्रीज हुआ है 11.56%। उसके साथ साथ जो हमारे रिजर्वायर हैं, रिजर्वायर का भी लेवल मींस जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। वो हुआ है पिछले साल से 7% कम। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो मॉनिटर करता है हमारे रिजर्वायर्स को। जितने भी हमारी कंट्री के अंदर 130 रिजर्वायर्स हैं उन सभी को मॉनिटर करता है सेंट्रल वाटर कमीशन। और उन रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो है 257.812 बीएम जब ये कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे। और इनकी जो अकाउंट था वो 67.58% था। लेकिन अभी जो जुलाई 15 जुलाई को 2021 में जो इसका डाटा है वो रिकॉर्ड किया गया रिजर्वायर का, तो इसके अंदर जो अवेलेबल लेवल है वो है 57.628 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि पहले 67.58% प्रेजेंट था। उसका अब केवल 33% अभी प्रेजेंट है। तो ये हमें यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें क्रॉपिंग सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमें ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जिससे जो रिजर्वायर के अंदर जो स्टोरेज है वो डे बाय डे डिक्लाइन ना हो, और हमारा जो फ्यूचर का जो मेकअप है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम एक अच्छा सा सेट करके रखें। उनके लिए भी हम रिजर्वायर को सेव करके रखें, ना कि उनको पूरा का पूरा डिप्लीट करें। तो इनमें मेजर जो क्रॉप्स हैं वो आप ड्राई लैंड एरिया की क्रॉप ले सकते हैं या फिर ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप ले सकते हैं, जिनसे हमारा जो रिजर्वायर का जो स्टोरेज है वो मेंटेन रहेगा। डे बाय डे जितने भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज बढ़ता ही जा रहा है, तो उनके यूज से सोयल फर्टिलिटी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पे भी। तो इसको देखते हुए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि उन्होंने बायो फर्टिलाइजर क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं। और ये बायो फर्टिलाइजर किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, फोस्फोरस की, पोटास की, और प्लांट को ये अवेलेबल करवाते हैं, जिससे प्लांट की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है और सोयल की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बायो फर्टिलाइजर जो लेबोरेटरीज हैं उनको एक टारगेट दिया गया है, ताकि वो 7 काइंड के जो बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइजर हैं उनका प्रोडक्शन कर सकें। In an effort to encourage farmers to reduce their dependence on chemicals in farming, the Agriculture Department of the Tamil Nadu directed district to produce enough biofertilizers, और वो भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पाउडर फॉर्म। ठीक है, ये एक मेन इसका
पॉइंट है। और एक इसकी मेन बात क्या है कि जितने भी हम एग्रीकल्चर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो बायो फर्टिलाइजर का अगर हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, जो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट में 22 यूनिट हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 50,000 लीटर्स, और जो टोटल वो प्रोडक्शन करती हैं वो 11 लैक्स लीटर पर ईयर प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी 9 प्राइवेट रन यूनिट्स हैं, और उनका जो एनुअली प्रोडक्शन है वो है 9.85 लाख लीटर्स। सो गाइस, ये एक इतनी अच्छी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा स्टेप जो तमिलनाडु की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने लिया है, ताकि वो सोयल की हेल्थ को, इसकी जितना भी जो इसका सोयल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करें, अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखें। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।